भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, इस सेवा से दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, साथ ही आपसी संबंध भी होंगे मजबूत। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में बदलाव पर होंगे दो सत्र। प्रधानमंत्री आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। सत्र खेलों से संबंधित कई हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर करेगा प्रदान। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरा जत्था पहुंचा स्वदेश। कल पहले जत्थे में लौटे थे 212 भारतीय। इजरायली सेना ने कहा, बड़ी संख्या में उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा की ओर लोगों का पलायन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजरायल की घोषणा से पहले ही 4 लाख हुए विस्थापित। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की मौत। आईसीसी विश्व कप में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला अब से कुछ ही देर में। दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत और श्रीलंका के बीच आज हाई स्पीड नौवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के पोत परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने के बाद 150 लोग एक बार में आ जा सकेंगे। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपये प्रति व्यक्ति है और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। इस सेवा से तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके संतुरई के बीच प्राचीन समुद्री मार्ग संभावित रूप से पुनर्जीवित होगा और दोनों देशों में धार्मिक पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच नौवहन सेवा का शुभारंभ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke Santurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच समृद्ध इतिहास रहा है। इस सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। During the recent visit of President Wickremesinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष की वजह से भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। The connectivity between our two countries
were disrupted due to the war in the north. Now peace has returned and we can re-establish the sea connectivity. I discussed this matter with Prime Minister Modi and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. इस मौके पर केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवानी संबंधों का ही उदाहरण है। India and Sri Lanka have a long and rich history of cultural ties. The ferry service between India and Sri Lanka is a reflection of the same. Ferry services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, trade and goods for centuries. G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज 2 सत्रों का आयोजन हो रहा है, जिसमें लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अगुवाई में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन शामिल है। वहीं समापन सत्र संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। G20 के संसदों के पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सम्मेलन के पहले दिन सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमति जताई है। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि G20 प्रक्रिया में संसद के स्तर पर प्रभावी और सार्थक योगदान देने के लिए सभी सदस्य देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसमें यह भी कहा गया कि संसदें संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के उत्प्रेरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्थक वार्ता जारी रखेंगी। प्रधानमंत्री आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। आईओसी का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है। आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आखिरी बार आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाला आईओसी का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री के साथ साथ सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। ये सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और अब बात हो ऑपरेशन अजय की, जिसके तहत इजरायल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसी के तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इजरायल के तेल अवीव से दिल्ली पहुंची। 235 लोगों के इस दल में 2 शिशु भी शामिल थे। कल रात 11:02 पर इजरायल की राजधानी तेल अवीव से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर विमान ने उड़ान भरी। आज सुबह ये विमान नई दिल्ली पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने स्वदेश लौटे सभी नागरिकों की अगवानी की। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। हमास के इजरायल पर हमले के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों के बीच इस महीने की 7 तारीख से लड़ाई जारी है। भारत ने इजरायल में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। और हमारी संवाददाता मेघना देव ने स्वदेश लौटे लोगों से बात की है। ऑपरेशन अजय के तहत जो फ्लाइट आई है उससे वापस आए हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से आप पहुंचे हैं? इट वाज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को
और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक। हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इजराइल का, तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज़्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज़्यादा नहीं था। 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था, हम बॉम्ब शेल्टर गए थे, पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में। पर फिर भी ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया। एक तरीके से देखें तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी यहाँ पर जो उनके नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत आ चुके हैं उनको यहाँ से ले जाकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के द्वारा राज्यों में ले जा रहे हैं या फिर उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। Situation was a bit like uncertain over there. We were staying in Rehovot. There it was considered safe, but we don't know like when the situation will turn. By the time we reached airport, there was a rocket like that landed in Rehovot, and one person was injured. So we were a bit tensed. But after reaching airport, everything was taken care by embassy. Like all the arrangements were done. And compared to other countries, I think India, they managed to get us like with like everything going smooth. So it was very easy to come back, and everybody from Indian embassy, they helped us a lot. So everything was fine. This operation Ajay is really fantastic. Actually, government taken I think extra effort to make it happen. One thing I want to say, I really thanks to Indian government who put lot of effort to bring most of the students back to here. It was like they are fine. It was we were keep on updating our status there, and city like Rehovot was much safer than the border areas. So we were happy, but then we did not expect that government of India will act so robustly and so quickly that we could come back so quickly. I mean, it was all just like within 3 days, government of India did an excellent job in evacuating the students, and most of the students have almost returned. And in fact, last night I was talking to the ambassador of Israel in the airport in Tel Aviv airport, and he was mentioning like within 3-4 days we will evacuate most of the students. That is fantastic. I mean, within a span of 3-4 days, if you are evacuating all its students, then that is one of the commendable job by government of India. Thank you so much. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम में बंदरगाह पर पहुंचे। इस मौके पर मत्स्य पालन मंत्री सिद्दिरी अप्पल राजू, कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में पुरुषोत्तम रुपाला मछुआरों के साथ बातचीत करेंगे। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता यान थुंगो पैटन ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। Under the dynamic and visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, in all the states in the country, we are getting all our due shares for developments and progress of our respective states. So in these coming 5 state elections, we are going to win with a thumping majority, and we are going to form the government. Under the केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। नागालैंड को अपनी फर्स्ट मेडिकल कॉलेज मिल रही है। एक केवल मेडिकल एजुकेशन का पर्पस को पूरा नहीं करता है, लेकिन जब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां काम कर रही है, सारा नागालैंड की जनता के लिए, यहां के रेयर डिसीज के लिए
रिसर्च करेगा, उसका सॉल्यूशन लाएगा, हमारे नागालैंड के यूथ को अपने ही स्टेट में मेडिकल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कुछ दिनों से मिल रही राहत के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता खराब हो गई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सर्दी की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हवा में प्रदूषण नजर आ रहा है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के हावड़ा में सांकराइल इंडस्ट्रियल पार्क के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल हमास संघर्ष का आज 8वां दिन है। इजराइल की सेना ने कहा कि उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा की ओर बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। इजराइल ने कल 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। सेना ने पुष्टि की है कि गाजा में कम से कम 120 बंदी हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल के अल्टीमेटम से पहले ही गाजा में 4 लाख फिलिस्तीनियों का पलायन हो चुका था। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा एक अप्रत्याशित हमला शुरू करने के बाद से इजराइल हमास युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई। इजरायली सेना गाजा पट्टी पर संभावित जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। नेतन्याहू ने शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित एक संबोधन में कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल की सप्ताह भर चलने वाली जवाबी कार्रवाई का ये शुरुआती दौर है। उन्होंने कहा ये तो बस शुरुआत है और इजराइल इस युद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गाजा की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि वो प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए वे क्षेत्रीय नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। गुतेरेस ने कहा कि गाजा में तत्काल मानवीय पहुंच बनाने की जरूरत है ताकि हम हर जरूरतमंद को ईंधन, भोजन, पानी समेत हर संभव मदद पहुंचा सकें। दक्षिणी लेबनान से सटे इलाकों में इजरायली सेना की गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हुई जबकि 4 अन्य पत्रकार घायल। इजरायली हमले में मारा गया पत्रकार न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का वीडियोग्राफर था। उसका नाम इस्साम अब्दुल्ला है। इसके अलावा हमले में घायल होने वाले पत्रकारों में रॉयटर्स के थायर अल सुदानी और माहिर नाज़े शामिल हैं। साथ ही अल जजीरा के भी 2 अन्य पत्रकारों के घायल होने की खबर है। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबर का। आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब तक 2-2 मुकाबले जीत चुकी दोनों टीमों की नज़र जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराने में सफलता पाई। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान अब तक 7 बार वनडे विश्व कप में आमने सामने हुए, जिसमें भारत ने सभी 7 मैच जीते हैं। भारत और पाकिस्तान की टीम विश्व कप के एक मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी और इस स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना गया है और इसकी दर्शकों की कुल क्षमता 1,32,000 के पास है। स्टेडियम में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो इस स्टेडियम को खास बनाती हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने स्टेडियम पर होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान के बीच मैच पर एक जायजा लिया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी भिड़ंत के लिए तैयार हो जाइए जो कि भारत बनाम पाकिस्तान के बीच है। ये बड़ा मंच एक महा मुकाबले के लिए तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व कप के ग्रैंड फिनाले के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले की मेजबानी के लिए भी तैयार है। 1,32,000 क्षमता वाले इस प्रतिष्ठित मैदान में बहुत कुछ हुआ है। 1987 में सुनील गावस्कर के ऐतिहासिक 10,000 टेस्ट रन भी इसी मैदान में हुए थे और उसके साथ साथ आईपीएल का फाइनल भी इस मैदान ने देखा। और 2011 के अविस्मरणीय विश्व कप को ना भूले। 2011 में विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया टीम के 96 के बाद हर एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की जो सिलसिला था उसको तोड़ दिया था।
कुल मिलाकर इस स्टेडियम में अब तक विश्व कप के 5 मैच खेले गए हैं। 1996 में 1, 2011 में 3 और इस संस्करण का पहला मुकाबला भी इस मैदान में खेला गया है। तो इस प्रसिद्ध मैदान पर क्रिकेट इतिहास की अविस्मरणीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। दिल दहलाने वाला एक्शन, रोमांचकारी क्षण और भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता का गवाह बनने के लिए भी तैयार हो जाइए। अहमदाबाद के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैमरामैन पी सेंथिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले को लेकर जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और यहाँ की सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ इस वक्त है श्रीपाल शेषवा। सर, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बहुत स्ट्रांग देख पा रहे हैं, हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है, थोड़ा बताइए कि किस तरीके की सिक्योरिटी आप लोगों ने किया है? इस स्टेडियम की सिक्योरिटी में हमने लोकल पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया है, उसके अलावा एनएसपी है, हमारे जो कमांडो जैसे कमांडो वो भी अवेलेबल है, एसआरपी है वो भी अवेलेबल है, आरएएफ भी अवेलेबल है, रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है, ये सारी पुलिस यहाँ पे डिप्लॉयड है। एनी नंबर सर, कितने लोगों को आपने डिप्लॉय किया? ये अप्रोक्सीमेटली टोटल मिला के 4000 के आसपास यहाँ स्टेडियम का नंबर हो जाएगा। और सर ये बताइए कितने मतलब टीयर पे ये सिक्योरिटी की है, कोई इनर सर्कल है, कोई आउटर सर्कल में? हाँ, ये लगभग 4-5 टीयर में है, जिसमें आउटर साइड में हम लोग व्हीकल चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। उसके अलावा गेट के ऊपर हमने अलग डिप्लॉयमेंट किया है, डीएफएमडी पे अलग डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा अंदर की साइड अलग डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा अगर कोई कुछ करता है एक्टिविटी तो उसके लिए हमने एंटी मोर्चा स्क्वाड रखा है जो कि स्टेडियम के अंदर एक्टिव रहेगा। बाबा शिकम से बात करें तो ये थे गुजरात पुलिस के अधिकारी जो बता रहे थे कि चाक चौबंद प्रबंध है सिक्योरिटी के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर अंदर और लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय करने में। यहाँ पर से पी सेंथिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में अहमदाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने क्रिकेट फैंस से भी बात की। मैच को लेकर फैंस में उत्सुकता है और क्या माहौल है, इस पर भी बात की है। आइए सुनते हैं उसे। मंच सज चुका है, हम इस वक्त है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर। 1,32,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की और दर्शकों में ऑलरेडी देख रहे हैं कितना उत्साह है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस महा मैच को लेके। किसको सपोर्ट करने आए हैं आप? इंडिया को। कौन कौन आपके? विराट कोहली। आप भी? विराट कोहली, ओनली विराट कोहली, किंग विराट कोहली। और विराट कोहली जी, हार्दिक पांड्या जी से और राहुल जी से बहुत उम्मीद रहेगी और अच्छा परफॉर्मेंस दें, इसके लिए हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। और एक बार वापिस ये अच्छा मैच दोहराया जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। पूरी की पूरी इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए यार, 1-2 खिलाड़ियों को नहीं, पूरी की पूरी। तो आप बताएं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? फुल सपोर्ट है। विराट और रोहित की सबसे अच्छी पारी आ जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल अच्छी पारी आएगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सांगली महाराष्ट्र से। मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। सावरकुंडला, रायपुर छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र सांगली, भोपाल। आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से, वाराणसी से, तो आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। मुंबई, ओहो, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं इस इतिहास का गवाह बनने के लिए। और वो भी क्यों ना, इंडिया पाकिस्तान हमेशा नहीं होता और वो भी इस हिस्टोरिक आइकनिक स्टेडियम में होने जा रहा है, तो लोगों में बहुत उत्साह है। कैमरा पर्सन पी सेंथिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। मंच सज चुका है, हम इस वक्त है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां एक और क्रिकेट प्रेमी भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसका संबंध जन सरोकार से कैसे, आइए देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन एक ऐसे आदमी से हमारी आज मुलाकात हुई है स्टेडियम के ठीक बाहर, जो कि हेलमेट पहनने की सलाह दे रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। और यहाँ आप जयपुर से हैं, जयपुर से कश्मीर गए, कश्मीर से अभी गुजरात आए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर और लोगों को बता रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम से, पूरे साइकिल से चले हैं, तो किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है हेलमेट पहनना। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेश अग्रवाल है। तो आज हम देख पा रहे हैं ये आप पोस्टर बना के साइकिल में चल रहे हो, तो ये क्या है, थोड़ा बताइए, क्यों निकले हैं आप?
जी सर, मेरे एल्डर ब्रदर थे, उनको काफ़ी टाइम हो गया, वो सड़क हादसे में एक्सपायर हो गए थे। तो कज़न ब्रदर थे मेरे। मैं यात्रा करना चाह रहा था बहुत समय से। जब मैं यात्रा शुरू करने लगा तो मुझे लगा कि जब अपन इतना देश में यात्रा करेंगे, 4000 किलोमीटर में कर चुका हूँ, तो अपन एक छोटा सा मैसेज अगर स्प्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये करा, सबको समझाने के लिए कि आप भी मेरा परिवार है, वो भी मेरे भाई है, वो मेरे भाई है, कोई अलग तो है नहीं, ये देश हमारा है। तो जिस पे बीतती है उसको थोड़ा दुख होता है, इसलिए मैं आप सबको समझा रहा हूँ बस। तो आप कितने और सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस रुके हैं। तापस, फैंस का जो एक्साइटमेंट है एक अलग ही लेवल पे है, हाउ इज द जोश? जोश इज रियली हाई इजंट इट? क्या आप लोग जोश है आज भारत और पाकिस्तान के इस मैच को लेके? इंडिया 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 भाई जी, इंडिया 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 इंडिया। तापस, जोश बहुत हाई है और जो शंखनाद है इस महामुकाबले के लिए हो चुका है। खास तौर पर पलड़ा टीम इंडिया का भारी है, क्योंकि कोई भी मैच जब होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो दोनों तरफ के फैंस की यही उम्मीद कि कौन जीतेगा। जी, को क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? सबसे पहले आप बताएं, कौन जीतने वाला है? 100% इंडिया इंडिया इंडिया। कोई शक है ये जर्सी पहन के आया? कौन सबसे फेवरेट? चलिए, तो फैंस का जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह के साथ वो लगातार इंडिया को चीयर कर रहे हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि कितने ज़्यादा उत्साहित है वो इस मैच के, जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।